गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है, लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। चलो फ्रेंड्स, अपना कैपिटल गेन का चैप्टर चल रहा है। 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं हमारी, आज अपनी तीसरी क्लास है। तो आज को मिला के टोटल 2 या 3 क्लास कैपिटल गेन में और लगने वाली है, राइट। और उसके बाद शुरू करेंगे हम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो चलो, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, राइट। इससे पहले का फ्रेंड्स हम लोग कर चुके हैं कंप्यूटेशन। लास्ट हम लोगों ने जो पॉइंट किया था वो कौन सा था? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, राइट। डेप्रिशिएबल एसेट के बाद पॉइंट नंबर 12, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड क्या है, एक बार समझ लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है, कितने का? 10 करोड़ रुपए का मेरे पास गोल्ड पड़ा हुआ है घर में। मेरी क्या है? कैपिटल एसेट, राइट। गोल्ड मेरी कैपिटल एसेट क्योंकि मेरा है। मेरा बिजनेस भी है, और मैं बिजनेस किस चीज का करता हूं? मैं बिजनेस ज्वेलरी का करता हूं, राइट। ज्वेलरी का मेरा बिजनेस है। तो मैंने क्या वो सोचा कि ये 10 करोड़ का गोल्ड घर पे खराब पड़ा हुआ है, वेस्ट हो रहा है, मैं इसको बिजनेस में ले आया। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब ये कैपिटल एसेट मेरी बिजनेस में आ गई सेल के लिए, अब ये मेरी स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट बन जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कोई कैपिटल एसेट आपके पास पड़ी हुई है, आप अपने बिजनेस में उसको ट्रेडिंग में ले आते हैं कि अब मैं इसको सेल करूंगा, राइट। बिजनेस में सेल कर दूंगा तो वो स्टॉक इन ट्रेड में आपके आ जाएगी। इस केस में कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे होगी? तो यहां पर सिंपल प्रोविजन है फ्रेंड्स कि जिस ईयर में आप कैपिटल गेन, राइट, जिस ईयर में आप उस कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करोगे, कैपिटल गेन की कैलकुलेशन आपको उसी ईयर में करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए, मैंने ये गोल्ड खरीदा था 10 करोड़ का। कब खरीदा था? मैंने खरीदा था जी सपोज 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को मैंने ये गोल्ड खरीदा था। फिर मैंने क्या किया? मैंने बिजनेस में इसको कन्वर्ट कर दिया। कब? मैंने बिजनेस में कन्वर्ट किया इसको सपोज 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 को, 20 नहीं, थोड़ा बाद की डेट ले लेते हैं, 20 तो बहुत पुरानी हो जाएगी। 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 को मैंने क्या किया? इस गोल्ड को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड में। अब यहां पर कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे होगी? होगी या नहीं होगी? और होगी तो कब होगी, कैसे होगी? तो यहां पर फ्रेंड्स रूल बड़ा सिंपल है। वो कहते हैं जी, अगर आपने अपनी किसी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है, तो जब आपने इसको कन्वर्ट किया, आप उसी टाइम इस पे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करोगे। उसी टाइम इस पे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करोगे। तो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कब होगी? 1/1/2023। 1/1/2023 का मतलब क्या हुआ? 2022-23। 22-23 में आपको कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 22-23 में कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब फ्रेंड्स एक चीज बड़ा ध्यान रखना इस तरह के केसेस में, एक डेट जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, एक डेट जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, वो है फ्रेंड्स 23 जुलाई 24। ये 23 जुलाई 2024 फ्रेंड्स रट लो, ये वो डेट है जिस दिन कैपिटल गेन से इंडेक्सेशन को खत्म कर दिया गया, राइट। हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया कि कैपिटल गेन पे इंडेक्सेशन खत्म। इंडेक्सेशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो भी हमने देखा। बट
एक डिफरेंट टाइप की एसेट, केवल एक एसेट के ऊपर इंडेक्सेशन रह गया। किसके ऊपर? लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग और बोथ, इनके ऊपर अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट एचयूएफ है, 23 जुलाई 2024 से पहले मैंने एसेट खरीदी, क्या लैंड या बिल्डिंग खरीदी, 23 जुलाई 2024 या उसके बाद मैंने इसको बेचा, तब इंडेक्सेशन अप्लाई होगा। वो भी क्या? ऑप्शनल में, कि आप विद इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन दोनों देख लो। लेकिन अगर मैंने 23 जुलाई 2024 के बाद कोई भी एसेट ट्रांसफर हुई, सेल हुई, राइट, अदर देन लैंड और बिल्डिंग, कोई इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। अब मैं ये आपको यहां पर क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं फ्रेंड्स कि लॉ यहां, अब मैं अपने एग्जांपल पे वापस आ जाता हूं। लॉ यहां पर ये बोलता है जी कि गोल्ड आपने 1 जुलाई 2025 को खरीदा, 1 जुलाई 2015 को खरीदा, लेकिन आप उसको कन्वर्ट कब करते हो? कन्वर्ट कब करते हो? कन्वर्ट करते हो 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 2023 को आप उसे बिजनेस में ले आते हो, तो ट्रांसफर कब माना जाएगा? ट्रांसफर माना जाएगा 1 जनवरी 2023 को। टैक्स की पेमेंट अभी नहीं करनी है, टैक्स की पेमेंट बाद में करेंगे, बताऊंगा अभी। पहले कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कब होगी? कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कब होगी? ट्रांसफर कब माना जाएगा? उन्होंने बोला जी ट्रांसफर माना जाएगा 1 जनवरी 2023 का ही। जिस दिन आपने इसमें कन्वर्ट किया उसी दिन मान लो ये ट्रांसफर हो गई है सेट, और आप इस पे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करो। अब ये सोचो 1 जनवरी 2023 23 जुलाई 2024 से पहले है या बाद में है? पहले पड़ता है ऑब्वियसली, और पहले पड़ता है तो आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा, राइट। तो इंडेक्सेशन खत्म हो गया, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कहीं ना कहीं इस तरह से आता रहेगा। अभी एक जगह और आएगा, हाँ जी, ठीक है। तो इंडेक्सेशन आपको करना है। अगर मेरी एसेट ट्रांसफर हो गई कब? 23 जुलाई 2024 से पहले। मेरी एसेट 23 जुलाई 2024 से पहले ट्रांसफर हो चुकी है, तो मेरे को फ्रेंड्स यहां पर इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। अब इंडेक्सेशन में जो इंडेक्स वैल्यू है, राइट, CII लेते हो ना, कैपिटल इंडेक्स, राइट, कैपिटल इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो वो कब का लेना है? आपको मैंने एक टेबल दिखाया था, 2001 2002 से शुरू होता है। पहला 100, करंट ईयर का जो 24-25 25-26 का 376, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा इंडेक्स 1-1-2023, मतलब 22-23 का इंडेक्स क्या है। 22-23 का इंडेक्स देख लो। 22-23 का इंडेक्स आपको दिखा देता हूं, ये लो जी, 1 मिनट दे दो मेरे को। 22-23 का इंडेक्स, राइट, छोटी सी स्क्रीन आपके सामने खुली होगी। 22-23 का इंडेक्स मैं खोल रहा हूं अपने PDF फाइल के अंदर, राइट, थोड़ा सा ऊपर है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, इसको खोल लेते हैं सामने। शुरू में था बिल्कुल, हाँ ये आ गया, देखो। तो हमारी एसेट कब परचेज हुई थी? 1/7/25, 1/7/25 का 1/7/15 का मतलब हो गया 2015-16 का मुझे इंडेक्स चाहिए। तो 15-16 का मेरा इंडेक्स है 254, तो परचेज ईयर 254 और सेल ईयर का इंडेक्स 22-23 में 331। तो मेरे को इस तरह से फ्रेंड्स ये इंडेक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। ये इंडेक्स मुझे इस तरह से लेना पड़ेगा, और मेरे को इस पे कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? मैं कैपिटल गेन निकालूंगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कब निकालूंगा? 22-23 में। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना आएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन फ्रेंड्स इसकी जो होगी मार्केट वैल्यू उस टाइम जो है, जो भी उस टाइम पर इसकी मार्केट वैल्यू है, वो मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बनेगी, राइट। अब मार्केट वैल्यू फ्रेंड्स क्या है इसकी? मार्केट वैल्यू है सपोज इसकी 15 करोड़, इस गोल्ड की मार्केट वैल्यू 15 करोड़। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने खरीदा 10 करोड़ का, लेकिन इस पर इंडेक्सेशन अप्लाई होना है क्योंकि 23 जुलाई 2024 से पहले ट्रांसफर मान ली गई, राइट। तो इस केस में फ्रेंड्स मैं मल्टीप्लाई करूंगा जिस साल में मैंने इसको सेल किया उस साल के इंडेक्स से, मल्टीप्लाइड बाई 331, डिवाइड करूंगा जिस साल में मैंने परचेज किया उस साल के इंडेक्स से 254। तो जो भी फ्रेंड्स ये वैल्यू होगी आप कैलकुलेट कर लेना, ये जो भी वैल्यू आएगी इसको माइनस करेंगे 15 करोड़ से, और जो फ्रेंड्स मेरी ये वैल्यू बचेगी दिस इज माय कैपिटल गेन, राइट, दिस इज माय कैपिटल गेन, ठीक है जी। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसके अंदर आपको कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी, राइट। तो जिस साल में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं उसी साल में कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कर लेनी है। अब क्या 22-23 में ही मेरे को इसकी टैक्स की पेमेंट भी करनी पड़ेगी? अब आप सोच के देखो, माल घर में पड़ा हुआ है, माल घर में पड़ा हुआ था, उठा के उसे दुकान पे ले गया, दुकान पे लाते ही गवर्नमेंट ने बोला कि ये कैपिटल गेन बन गया जी, टैक्स दे दो।
मैं कह रहा हूं जी माल तो मेरे पास पड़ा है अभी भी, कोई खरीदे तो सही से, टैक्स तो मैं दे दूं, पॉकेट से दूं टैक्स। अभी तो रोकड़ा घर में आया नहीं, रोकड़ा दुकान में आया नहीं, मैं टैक्स कहां से दूं, मेरे पास नहीं है पैसे। तो गवर्नमेंट ने यहां पर बोला क्या कि एक काम करो, टैक्स की कैलकुलेशन तो देखो 22-23 में ही होगी, 22-23 में ही टैक्स की कैलकुलेशन होगी, लेकिन पेमेंट तब करना जब ये माल बिक जाए। टैक्स की पेमेंट तब करना जब ये माल बिक जाए। ये माल बिका 2025-26 में, 25-26, 15 अगस्त आजादी के दिन मेरा माल आजाद हो गया। 15 अगस्त 25 को मेरा सारा माल, कोई बंदा मेरे को मिला, 15 करोड़ का माल खरीद के ले गया। 15 करोड़ का माल खरीद के ले गया। कितने में? 15 करोड़ का था ना, ये देखो 15 करोड़ फुल वैल्यू, फुल कॉस्ट, क्या कहते हैं, एफवीसी हमारा बना, राइट, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 15 करोड़, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी कैलकुलेटेड फिगर आएगी, कैलकुलेट कर लेना इसको। ये कैपिटल गेन, ये 15 अगस्त को पूरा बिक गया। सपोज कितने का? 20 करोड़ का। ध्यान देना, अब 20 करोड़ का ये मेरा माल बिक गया 15 अगस्त को। तो जो भी ये कैपिटल गेन बना, सपोज मैं कोई फिगर लिख देता हूं, सपोज ये जो फिगर बनी वो 13 करोड़ हुई, गेन जो आया वो मेरा 2 करोड़ का आ गया, राइट। अभी मैंने कुछ भी लिख दिया, तो ये 2 करोड़ का कैपिटल गेन मेरा 25-26 में, राइट, इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो कैपिटल गेन से मेरी 25-26 में जो इनकम रिपोर्ट होगी, 22-23 में इनकम रिपोर्ट नहीं करनी, केवल 22-23 में कैलकुलेशन होगी, 22-23 के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, ऐसे समझो। कैलकुलेशन 22-23 के हिसाब से आज करूंगा, और आज की रिटर्न जब मैं बनाऊंगा तो उसके अंदर कैसे बनाऊंगा, मेरी इनकम बनेगी जी, देखो अब मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बना देता हूं 25-26 की, कि मेरा 10 करोड़ का माल था, 15 करोड़ का मैंने बेचा, जिसमें मेरे को इंडेक्सेशन करने के बाद 2 करोड़ का गेन आया, और ये 15 जो 10 करोड़ का माल था, 20 में फाइनली मैंने किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया। अब पूरी कैलकुलेशन समझना, पूरी बात समझ में आएगी। मैं क्या करूंगा, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, राइट, टैक्सेबल इनकम। अब इसके अंदर फ्रेंड्स मेरा इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन कितनी बनेगी, ये 2 करोड़ पकड़ लेते हैं, ये मेरी 2 करोड़ बनेगी, राइट। और ये मेरा कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि मैंने इसको होल्ड कितने टाइम किया, मैंने एक साथ 15 को खरीदा, 1-1-23, लॉन्ग टर्म बनेगा, 8 साल के आसपास लगभग मैंने इसको होल्ड किया, राइट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और फिर फ्रेंड्स एक मेरा आएगा क्या, अब ये एसेट मेरी 15 करोड़ के हिसाब से, मैंने 2 करोड़ का टैक्स कैलकुलेट कर दिया, कितने के हिसाब से, 15 करोड़ के हिसाब से, यानी बिजनेस में कितने की आई है एसेट मेरी, 15 करोड़ में। एक तरह से ऐसे माना कि ये बिजनेस में मैंने 15 करोड़ में ट्रांसफर कर दी और कैपिटल गेन कैलकुलेट कर दिया। अब ये 15 करोड़ की जो बिजनेस में आई, इसको मैंने 20 करोड़ में बेच दिया, और सपोज मेरा यही एक ट्रांजैक्शन हुआ बिजनेस के अंदर, तो मेरा बिजनेस में प्रॉफिट कितना मान जाएगा, 20 करोड़ माइनस 15 करोड़, 5 करोड़ का मेरा बिजनेस में प्रॉफिट। तो इनकम अंडर दी हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना बनेगा, 5 करोड़ का, राइट। तो मेरी जो टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, ग्रॉस टोटल इनकम वो 7 CR की, 7 करोड़ की फ्रेंड्स मेरी ग्रॉस टोटल इनकम बनेगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन कैसे होगा, अगर मैंने कोई भी कैपिटल एसेट बिजनेस में कन्वर्ट की है एज ए स्टॉक इन ट्रेड, तो जिस दिन फ्रेंड्स उसको कन्वर्ट करूंगा, जिस दिन उसको कन्वर्ट करूंगा उस दिन के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन होनी है, जैसे मैंने अभी किया, राइट। उस दिन के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन करो, लेकिन पेमेंट टैक्स का तब करूंगा जब ये एसेट एक्चुअली सेल होगी। 25-26 में पेमेंट, अब 2 करोड़ पे मेरे से टैक्स ले लो, 2 करोड़ पे जो बनता है। अब क्वेश्चन आता है 2 करोड़ पे टैक्स का रेट कौन सा लूं, 12.5% और 20%, 12.5% और 20%। तो यहां पर फ्रेंड्स लॉ ये बोलता है कि अगर एसेट ट्रांसफर हुई है 23 जुलाई 2024 से पहले तो 20%, 23 जुलाई 2024 या उसके बाद तो 12.5%। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, मेरी जो एसेट है वो ट्रांसफर हुई है कब, एक्चुअली 22-23 में। ये 22-23 में मान ली गई ट्रांसफर, 22-23 के हिसाब से सारी कैलकुलेशन होंगी। तो यहां पर फ्रेंड्स जो मेरा 2 करोड़ है, इस पर टैक्स जो बनेगा वो बनेगा फ्रेंड्स 20%।
राइट। बिजनेस प्रोफेशन नॉर्मल इनकम स्लैब के हिसाब से निकालेंगे, और जो 2 करोड़ है फ्रेंड्स, इसके ऊपर 20% के हिसाब से मुझे टैक्स पे करना है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो एक तो ये, अब इसमें थोड़ा सा फ्रेंड्स चेंज करता हूं। सपोज ये जो कैपिटल गेन, जो मेरी एसेट थी जिस पर मैंने ये 2 करोड़ का कैपिटल गेन कैलकुलेट किया, इसके ऊपर मैंने 2 करोड़ का कैपिटल गेन कैलकुलेट किया, ये एसेट 25-26 में पूरी नहीं बिकी, 50% बिकी, केवल 50% 25-26 में बिकी, 50% अगले साल में बिकी 26-27 में। 50% 25-26, 50% 26-27 अगले साल में। अब इस केस में क्या होगा, जितनी बिकेगी उतने पर टैक्स इस साल दे दूंगा, जितनी नेक्स्ट बाकी बची नेक्स्ट ईयर में दे दूंगा। तो आधी एसेट, 50% एसेट इस साल बिकी, तो इस साल फ्रेंड्स जो मेरा कैपिटल गेन आएगा लॉन्ग टर्म, वो 2 करोड़ ना होके 1 करोड़ होगा, ठीक है, क्लियर। प्रोपोर्शनेट, जितनी बिकी उतने पर इस साल टैक्स दूंगा, जब जब वो बिकती जाएगी हर साल उसके ऊपर कैपिटल गेन पे टैक्स देता रहा 20% के हिसाब से, ठीक है, डन। तो अगर इसी केस में 50% मेरी इस साल बिकी, तो यहां पर फ्रेंड्स अब मेरी 7 करोड़ की जगह ये इनकम 6 करोड़ की रह जाएगी। और जब मैं कंपटीशन बनाऊंगा कब, 2026, 27, ये तो हुई 25-26, 26-27 के अंदर जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वो आएगा 1 करोड़, क्योंकि आधी अगले साल बिकी। तो ऐसे फ्रेंड्स इसकी कैलकुलेशन करनी है, ये मुझे एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी में जितना लिखा है मैंने सब बता दिया फ्रेंड्स आपको, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज कंसीडर्ड अ ट्रांसफर, ये ट्रांसफर माना जाएगा, राइट, ये ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है। अब ईयर ऑफ कैपिटल गेन कंप्यूटेशन, द कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड इन द ईयर व्हेन कन्वर्जन टेक्स प्लेस, जिस साल में कन्वर्जन हुआ, हमारे केस में 2022-23, 22-23 में हमारी एसेट कन्वर्ट हुई है, राइट। द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन इज रिगार्डेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मार्केट वैल्यू, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू जो हमने अपनी एग्जांपल में 15 करोड़ ली, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। टैक्सेबिलिटी कब होगी, कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन स्टॉक इन ट्रेड इज इवेंचुअली सोल्ड, जब भी बिकेगा तब टैक्स दे देना, जितना जितना बिकता जाए टैक्स देते जाना, ठीक है। टैक्सेबिलिटी इज अप्लाइड प्रोपोर्शनेटली इन द ईयर ऑफ सेल। प्रोपोर्शनेटली मतलब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आधा इस साल बिका तो प्रोपोर्शनेटली आधा इस साल टैक्स दे दो, आधा अगले साल बिका आधा अगले साल दे दो, आधा इस साल बिका 25% अगले साल, 25% उससे भी अगले साल, तो ठीक है 1 करोड़ अब टैक्स दे दो, 50 लाख उससे अगले साल, 50 लाख उससे अगले साल, जितना जितना बनता जाए उतना टैक्स देते, ठीक है। चलो जी फ्रेंड्स, ये एग्जांपल आप देख लेना जो मैंने अभी करवाया है, वैसा सही एग्जांपल है, कुछ भी इसके अंदर खास नहीं है, वैसा सही है, ठीक है। लेकिन एग्जांपल फ्रेंड्स मैं जो छोड़ता हूं ना, आप कर जरूर लेना। मेरा काम है क्लास के अंदर आपको कॉन्सेप्ट की फुल क्लैरिटी देना, जहां तक हो सकेगा छोटे एग्जांपल मैं खुद क्रिएट करके आपको बता दूंगा, बट फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जांपल इन नोट्स के अंदर अवेलेबल हैं, आपको उनको खुद से प्रैक्टिस करना है, और कुछ समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछना है, फिर क्लास में चैट बॉक्स में आप जितना मर्जी चाहे मेरे से क्वेश्चन पूछो, ठीक है। चलो जी, ये हो गया, ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें सॉल्व कर लेना। दूसरा आता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ डिपॉजिटरी, बाय अ डिपॉजिटरी। देखो जी क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक है मिस्टर ए, इनका एक डीमैट अकाउंट है, मिस्टर ए का डीमैट अकाउंट है। डीमैट अकाउंट कहां होता है फ्रेंड्स, डीमैट अकाउंट किसी डिपॉजिटरी क्या होता है, जैसे मेरा बैंक में अकाउंट, जैसे मेरा सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट कहां होगा, बैंक में होगा, नॉर्मली बैंक में जाके अकाउंट खुलवाऊंगा। ऐसे डीमैट अकाउंट किसी डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी एनएसडीएल, राइट, बहुत सारे आपने देखे होंगे डीमैट अकाउंट खुलते हैं जहां पर आप शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हो, अगर किसी को आइडिया हो। नहीं भी है तो इतना समझ लो, डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जैसे सेविंग अकाउंट में मेरा पैसा पड़ा होता है, करंट अकाउंट में मेरा पैसा पड़ा होता है, डीमैट अकाउंट मेरे शेयर्स पड़े होते हैं, ऑनलाइन शेयर्स सारे डीमैट अकाउंट में होते हैं। तो मैंने डीमैट अकाउंट खुलवाया किसी डिपॉजिटरी के साथ, राइट। सपोज डिपॉजिटरी है मेरा, राइट, ये मेरा डिपॉजिटरी है, मैंने डीमैट अकाउंट इस डिपॉजिटरी के साथ खुलवाया। अब ये कौन होल्ड कर रहा है, ये। अब फ्रेंड्स एक बात बताओ, मुझे शेयर्स खरीदने हैं, मुझे टाटा के शेयर खरीदने हैं, राइट, मुझे टाटा के शेयर खरीदने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस डिपॉजिटरी को इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि ये रहे पैसे, इतने शेयर इसके खरीद लो। ये डिपॉजिटरी मेरे बिहाफ पर टाटा के शेयर खरीद के इसमें जमा कर देगा, मेरे डीमैट अकाउंट में जमा करा देगा, यही होता है ना।
मैं डायरेक्ट ट्रेड कर सकता हूं? नहीं। कौन करता है? मेरे डिपॉजिटरी मेरे फ्रंट पे बैठा होता है, मैं डिपॉजिटरी को इंस्ट्रक्शन देता हूं, डिपॉजिटरी उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है। ऐसे ही चलता है, राइट। इस डिपॉजिटरी को मैंने बोला ये टाटा के शेयर खरीदो, खरीद लिए। मैंने बोला जी यार ये शेयर पड़े हैं, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, इसको बेच दो। डिपॉजिटरी ने उठा के इस शेयर्स को मार्केट में बेच दिया। डिपॉजिटरी मेरा काम कर रहा है और इसके बदले में ये एक बहुत छोटा सा कमीशन चार्ज करता है, बहुत छोटा सा, फिक्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है क्या शेयर मिस्टर ए ने बेचे या डिपॉजिटरी ने बेचे? अब माइंड में किसी किसी के डाउट, किसी किसी के खुरापात आ सकती है कि मैंने तो शेयर बेचे ही नहीं। मिस्टर ए कह रहा है मैंने थोड़ी ना शेयर बेचे हैं, इस डिपॉजिटरी ने शेयर बेचे हैं, जाके इससे टैक्स ले लो। मैंने नहीं बेचे शेयर, शेयर तो इस डिपॉजिटरी ने बेचे हैं। अब क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस डिपॉजिटरी के पास जाके टैक्स की डिमांड करे कि जी शेयर तो आपने बेचे थे? समझे? मतलब लॉ की मीनिंग जैसे मर्जी निकाल लो आप। लॉ के मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से निकालते हैं, फिर डिस्प्यूट होते हैं, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंच। अब ये भी आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक्ट ने फिर इसको भी डिफाइन कर दिया कि अगर डिपॉजिटरी आपके बिहाफ पर कोई भी सेल परचेस करता है तो वो डिपॉजिटरी की नहीं मानी जाएगी, वो आप ही की मानी जाएगी कि आपने किया है, और आप ही कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे और आप ही कैपिटल गेन टैक्स दोगे। बस इतना सा लिखा हुआ है, छोटी सी बात। उसके लिए ये सेक्शन बनाने की जरूरत पड़ गई। सेक्शन 45(2)(a) ओनरशिप ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फॉर इंडिविजुअल विद ए डीमेट अकाउंट हेल्ड विद डिपॉजिटरी, एनी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शेयर सिक्योरिटीज आर एट्रीब्यूटेबल टू द बेनिफिशियरी, द अकाउंट होल्डर, नॉट द डिपॉजिटरी इटसेल्फ। कह रहा है जो भी प्रॉफिट आएगा वो डिपॉजिटरी का नहीं होगा, जिसका अकाउंट है उसका होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड होल्डिंग पीरियड, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड होल्डिंग पीरियड of any security transferred are determined using the first in first out FIFO मेथड के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। FIFO मेथड के हिसाब से क्या? देखो जी, मिस्टर ए ने डिपॉजिटरी को बोला टाटा के शेयर खरीद लो, टाटा के शेयर खरीद लो। कब खरीद लो? मैंने बोला जी मैंने बोला 1/1/2015 को खरीद लो। कितने शेयर? 100 शेयर। कितने के हिसाब से? एक एग्जांपल ले लेते हैं, 500 के हिसाब से। कितने के हो गए? 50,000 के। खरीद लिए। फिर इसने डिपॉजिटरी को बोला कि जी और खरीद लो। कितने? कब खरीद लो? 1/8/2020 को इसने बोला, राइट, 2020 को, कि 200 शेयर और खरीद लो। कितने के हिसाब से? 1000 के हिसाब से खरीद लो। कितना हो गया? 2 लाख पेमेंट हो गया। फिर इसने बोला जी टाटा के और शेयर खरीद लो। कब खरीद लो? 1/12/2024 को खरीद लो। कितने के हिसाब से जी? 500 रुपए के हिसाब से खरीद लो। कितने शेयर खरीद लो? 500 शेयर। कितना हो गया? 2.5 लाख। अब इसने बोला इस साल में, कब इसने बोला जी 14 अगस्त 2025 को टाटा के शेयर, राइट, चाचा कितने शेयर हो गए? देखो इसके पास 500, 600, 700 और एक 800 शेयर है। इसने बोला जी कि 300 शेयर इसमें से बेच दो। 300 शेयर बेच दो। 300 शेयर कितने के हिसाब से बेच दो? ये बेच दो 300 शेयर, क्या कहते हैं, सपोज 1000 रुपए के हिसाब से। कितने के? 3 लाख रुपए के। अब क्वेश्चन आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो मेरी 3 लाख, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालूं? अलग अलग है। तो वो कह रहा है यहां पर फीफो मेथड अप्लाई कर देना। आई होप फीफो मेथड सबको आता होगा कि भाई 300 शेयर बिके, पहले मानो 100 ये बिके और फिर मानो 200 ये बिके, और अगर 200 बिके होते तो पहले मानो 100 ये बिके और फिर 100 इसमें से निकालो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फिर कैलकुलेशन कर लो। ठीक है जी, तो फीफो मेथड के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। चलो देन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। कंपल्सरी एक्विजिशन, कंपल्सरी एक्विजिशन क्या है? मेरी एक लैंड थी, मेरा एक घर था, राइट, ये एक हाईवे है, मेरी यहां पर लैंड थी, मेरा परिवार, मेरी फैमिली हंसी खुशी यहां पर रह रहे थे। अचानक से गवर्नमेंट की एक प्लानिंग हुई, इस रोड पर बहुत ट्रैफिक रहता है, बहुत जाम लगता है, इसको चौड़ा करेंगे, इसको चौड़ा करेंगे। चौड़ा करने के चक्कर में मेरा घर बीच में आ गया। गवर्नमेंट ने इसको कंपल्सरी एक्वायर कर लिया। अब गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर करेगी तो मुझे कुछ पैसे देगी। हो सकता है मार्केट में बेचता तो 1 करोड़ का बिकता, लेकिन गवर्नमेंट मेरे को 50 लाख देगी, 80 लाख देगी, मतलब मार्केट से कम ही मिलेगा। बट जो भी मिलेगा वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि गवर्नमेंट ने इस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया कंपल्सरीली। इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स? एग्जैक्टली सेम प्रोविजन,
एग्जैक्टली सेम प्रोविजन जो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड में हमने किए वही यहां लगेंगे। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड वो ट्रांसफर माना जाएगा, ये भी ट्रांसफर माना जाएगा। कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कब होगी? जब कन्वर्जन हुआ। कैपिटल गेन की यहां पर कैलकुलेशन कब होगी? जब एक्विजिशन हुआ। वहां पर कैपिटल गेन की कैलकुलेशन, कैपिटल गेन की पेमेंट कब करूंगा? जब मेरा माल बिक जाएगा। यहां पर कैपिटल गेन की पेमेंट कब करूंगा? जब मेरे पास गवर्नमेंट से पहली पेमेंट आएगी। सेम है, सेम है, बस फर्क क्या है? वहां पर क्या था कि जितना जितना माल बिकता जाए उतने उतने कैपिटल गेन की पेमेंट करते जाना। लेकिन यहां पर यह बोलता है कि जैसे ही पहली पेमेंट आएगी, जैसे ही पहली पेमेंट आएगी सारे कैपिटल गेन की तभी पेमेंट कर देना। 50 लाख की जगह पेमेंट मेरे पास आई एक्चुअली 30 लाख। गवर्नमेंट कहती है 20 लाख रुक के देंगे, तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, अभी तुम पहले डॉक्यूमेंट पूरे कराओ, अभी 30 लाख पकड़ो। 20 लाख देंगे जब तुम पेपर पूरे करा दोगे। अब पेपर पूरे कराने में लग गए जी 2 साल। 2 साल बाद मेरे को 20 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन मेरे को 50 लाख के हिसाब से अभी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और पूरे टैक्स की पेमेंट अभी करनी पड़ेगी। बस यहां पर यह चेंज है फ्रेंड्स कि कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कब करूंगा? जिस साल में गवर्नमेंट ने मेरी प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर किया, उस साल का इंडेक्स लगाना है। अगर वो 23 जुलाई 2024 से पहले का कोई एक्विजिशन है तो इंडेक्सेशन होगा, राइट? इंडेक्सेशन कंपलसरी है। और 23 जुलाई 2024 के बाद का केस है तो फिर वही अप्लाई होगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ, क्योंकि ये लैंड और बिल्डिंग का केस है फ्रेंड्स। परचेज किया 23 जुलाई 2024 से पहले, बेचा 23 जुलाई 2024 के बाद। बेचा मतलब ट्रांसफर किया। जब भी मैं बोलूं ना कैपिटल एसेट सेल, तो आप उसको ट्रांसफर समझना, क्योंकि सेल नहीं है एक्चुअल वर्ड है, वो ट्रांसफर है। ट्रांसफर इंक्लूड सेल एंड ट्रांसफर इंक्लूड सो मैनी अदर थिंग्स, जैसे कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर, जैसे कंपल्सरी एक्विजिशन ट्रांसफर, राइट? तो मैंने एसेट कब ट्रांसफर की, गवर्नमेंट ने कब खरीदा, उस साल को देखना है आपको। क्योंकि ये लैंड और बिल्डिंग है तो आपको 23 जुलाई 2024 से पहले और 23 जुलाई 2024 के बाद वो भी याद रखना पड़ेगा। 23 जुलाई 2024 से पहले एक्विजिशन हो गया तो आपको इंडेक्सेशन करना है। 23 जुलाई 2024 के बाद अगर हुआ तो इंडेक्सेशन कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम नहीं करना है, लेकिन टैक्स कैलकुलेट करते टाइम दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप दोनों तरह से निकाल के देखो, विद इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन। जिसमें आपको बेनिफिट आए वो आप टैक्स की पेमेंट कर दो, ठीक है? तो प्रोविजन एग्जैक्टली वैसे ही लगेंगे, लेकिन बस ध्यान क्या रखना है, कैलकुलेशन कब करनी है, बस ये इसमें इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, बाकी सब सेम चलेगा। कि कैलकुलेशन तब करनी है जब गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर किया, लेकिन पेमेंट कब करनी है? जब मेरे को पहली पेमेंट रिसीव होगी। पहली पेमेंट, सारी से मतलब नहीं है, पहली। नॉर्मली फ्रेंड्स मैं बताता हूं क्या होता है, जब भी इस तरह के कंपलसरी एक्विजिशन होते हैं ना, पेमेंट गवर्नमेंट तब तक नहीं करती जब तक आपके सारा पेपर वर्क पूरा नहीं हो जाता। और छोटा मोटा कुछ रह भी गया तो एक मोटी पेमेंट, जैसे 50 लाख में हो सकता है 2, 4, 5 लाख रुपए रोक लें, मेजर पेमेंट वो पहले शॉट में ही कर देते हैं। मेजर पेमेंट पहले शॉट में हो जाती है, इसीलिए इस तरह से इस रूल को डिजाइन किया गया है कि जैसे ही आपके पास पहली पेमेंट आएगी आप सारे कैपिटल गेन को तभी कैलकुलेट कर लो, ठीक है जी? चलो कुछ एक दो इसके अंदर छोटी मोटी और चीजें हैं, लेकिन सारा पढ़ लेते हैं एक बार। कंपल्सरी एक्विजिशन, व्हेन ए कैपिटल एसेट इज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट और सिमिलर एजेंसी, कैपिटल गेन आर कैलकुलेटेड इन द ईयर which the asset is acquired. However, these capital gain are taxable only in the year when the compensation or part of the compensation is first received. ठीक है ना? तो जब एक्वायर होगी कैलकुलेशन उस साल के हिसाब से करनी है, इंडेक्सेशन उस साल का लगाएंगे। लेकिन पेमेंट कब करूंगा? जब मेरे को पहली पेमेंट मेरी पॉकेट में आ जाएगी, उस साल इसकी पेमेंट करनी है। बिल्कुल जैसे कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड का किया है, बिल्कुल वैसे ही करना, बट वहां पर प्रोपोर्शनेटली था, यहां प्रोपोर्शनेटली नहीं है। जैसी पहली पेमेंट आए सारी कैलकुलेशन कर देना बस, ठीक है? एक है एनहांस्ड कंपनसेशन। एनहांस्ड कंपनसेशन क्या है फ्रेंड्स? गवर्नमेंट ने कंपनसेशन डिसाइड किया जी 50 लाख रुपए। मेरे इस एग्जांपल में मैंने बोला जी मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ और तुम मेरे को 85 लाख रुपए दोगे, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास कोई चारा है कोर्ट। मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कोर्ट में केस लड़ सकता हूं। गुड मॉर्निंग सुखराज, गुड मॉर्निंग, राइट? तो मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर देता हूं जी इन्होंने मेरे को बहुत कम कंपनसेशन दिया है, मेरा इतना नुकसान करा दिया, मेरे को बेघर कर दिया और ऊपर से मेरे को कंपनसेशन नहीं दे रहे ठीक से, मेरा परिवार सड़क पे आ गया,
कोर्ट ने कहा भाई बात तो बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट को बोला कि जी आप इनको कंपेंसेशन और दीजिए, आपको इनको 20 लाख, गवर्नमेंट ने कहा देखो 1 करोड़ तो नहीं मिल पाएगा, वो तुमने अपनी वैल्यू निकाल रहे हो, लेकिन हमारे हिसाब से जो वैल्यूशन बनता है वो 70 लाख रुपए का बनता है। गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया 20 लाख रुपए इन्हें और दिए जाएं। अब उसे 20 लाख रुपया और मिलेगा 20 लाख और। तो इस 20 लाख का क्या है, एनहांस्ड कंपनसेशन। ये एनहांस्ड कंपनसेशन जिस साल में रिसीव होगा उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा, जिस साल में रिसीव होगा उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या बनेगी, जो भी एनहांस्ड कंपनसेशन मिला वो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। और राइट, और इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी, निल, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वो जब ओरिजिनली मैंने कैलकुलेट किया होगा तब सब कंसीडर हो गया, अब मुझे दोबारा नहीं करना, राइट। तो इफ द कंपनसेशन इज लेटर एनहांस्ड बाय कोर्ट, ट्रिब्यूनल और सिमिलर एजेंसी, the enhanced amount will be considered as capital gain in the year is received। जिस साल में रिसीव होगा उस साल में इसको मान लेंगे। For such enhanced compensation both cost of acquisition, cost of improvement are deemed to be nil। nil मानी जाएगी, क्योंकि जितनी भी आपकी इस प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगी, जब ओरिजिनली जो आपको कंपनसेशन मिला होगा पहली बार, तब आपने फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से सारा का सारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सारा का सारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले लिया होगा, क्लेम कर चुके हो, राइट। इन केस ऑफ द ट्रांसफरर्स डेथ, अगर ट्रांसफरर की डेथ हो जाती है और जो एनहांस्ड कंपनसेशन है, इफ ट्रांसफरर द ओरिजिनल ओनर पास्ड अवे बिफोर रिसीविंग द एनहांस्ड कंपनसेशन, उसने कोर्ट में केस किया लेकिन बेचारे की डेथ हो गई, लेकिन उसको कंपनसेशन नहीं मिल पाया। अब कंपेंसेशन किसको मिल रहा है, उसके लीगल एयर्स को। एनहांस कंपेंसेशन विल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ पर्सन हु रिसीव इट। जिसको भी, जो भी उसका लीगल एयर या जो भी फैमिली मेंबर है जिसको ये कंपेंसेशन मिलेगा, उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, वो उसके ऊपर टैक्स देगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लो, मिस्टर रोहन, डेट ऑफ बर्थ 1/10/1946, हैज परचेज्ड वन हाउस 1/4/1995 फॉर 4 लाख। 1/4/1995 को 4 लाख का खरीदा, 2 लाख रुपए उसके इंप्रूवमेंट पे खर्च कर दिए, और राइट 1/10/1998 को इट्स मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 3 लाख है, मार्केट वैल्यू उसकी 3 लाख है। हाउस वॉज एक्वायर्ड कब, 1/4/2001 को, मार्केट वैल्यू 3 लाख। हाउस वॉज एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन 1/10/2013, 1/10/2013 को, एंड कंपेंसेशन फिक्स 50 लाख। 1/10/2013 को 50 लाख का कंपेंसेशन फिक्स किया, एंड द गवर्नमेंट हैज पेड हाफ ऑफ द कंपेंसेशन ऑन 1/6/2025। आधा कंपेंसेशन 1/6/2025, 12 साल बाद कंपेंसेशन मिला, और बाकी बैलेंस 1/10/2026 को। द एसएससी हैज फाइल्ड एन अपील फॉर इंक्रीजिंग द कंपेंसेशन इन द कोर्ट, हैज गिवन डिसीजन ऑन 31/3/2027। 31/3/2027 को कोर्ट का डिसीजन आता है और गवर्नमेंट को बोला कि इनको 5 लाख रुपए एडिशनल और दिए जाएं, आपने कम दिया है। द गवर्नमेंट हैज पेड हाफ ऑफ द अमाउंट 1/4/2028 एंड बैलेंस हाफ ऑन 1/4/2029। इस 5 लाख में से भी गवर्नमेंट ने 2 पार्ट कर दिए, 2.5 लैक्स। आधा दे दिया 1/4/28 को 2.5 लाख, आधा दे दिया 1/4/2029 को 2.5 लाख। ही हैज इन्वेस्टेड 72,000 इन LIC। ये मुझे कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया इन द ईयर 25-26, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा कि ये ऑप्शनल टैक्स रिजीम का है। अगर ऑप्शनल टैक्स रिजीम का होगा तो मैं इसको कंसीडर करूंगा, वरना मैं भूल जाऊंगा। तो इस 72,000 को भूल जाओ, बाकी सब याद रखना है। कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड इन द ईयर इन विच एसेट वॉज एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, कब, 13-14, एंड शैल बी टैक्स इन द ईयर विच फर्स्ट पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड, यानी कि 25-26 में। तो अब 25-26 में मैं कैलकुलेशन करूंगा, क्या करूंगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50 लाख, जितना भी पार्ट मिला चाहे पूरा 50 कंसिडर कर लो, ठीक है। अब इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगी, 4 लाख। अब देखो ध्यान देना, इस प्रॉपर्टी को उन्होंने कब खरीदा था, 1/4/1995 को 4 लाख का, ठीक है, और उसकी इंप्रूवमेंट पे 2 लाख रुपए लगाए 1/10/1998। मार्केट वैल्यू 1/4/2001 हमने पढ़ा था। हमें क्या करना है इस केस में, जब भी कोई मेरी एसेट 1/4/2001 से पहले खरीदी गई है तो हम एक्चुअल कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों को कंपेयर करेंगे, और दोनों में जो हायर होगी उसको हम ले लेंगे, राइट। मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर। और 1/4/2001 से पहले अगर हमने कुछ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया है उसको इग्नोर कर देंगे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको हम इग्नोर करना है। 1/4/2001
राइट। तो मैंने जो इंप्रूवमेंट किया 1/4/2001 से पहले 2 लाख, इसको भूल जाओ। कंपेयर करना है किसको, 4 लाख को और 3 लाख जो मार्केट वैल्यू थी उस टाइम पर 1/4/2001 को। तो दोनों में जो हायर है 4 लाख। तो 4 लाख रुपए फ्रेंड्स मेरा क्या बनेगा, 4 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और इसकी इंडेक्सेशन होगी किसके हिसाब से, कब खरीदा, 1/4/2001 का इंडेक्सेशन उठाना है। अगर उससे पहले खरीदा है तो हमें 1/4/2001 का इंडेक्सेशन उठाना है, पहला वाला 100 मल्टीप्लाइड बाई 220, 13/14 का इंडेक्सेशन 220। तो ये मेरी आई 8,80,000 की फिगर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25-26 में मेरा बनेगा 41,20,000। ठीक है जी, 41,20,000। और टैक्स कितना देना है फ्रेंड्स इस पे, 20%। 20%। इसमें से याद रखना 4 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन भी मिलेगी। क्वेश्चन में कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं, इसी पे 20% निकाल के आ जाएंगे। इसमें से -4 लाख जो बेसिक एग्जेम्पशन है उसको भूलना नहीं है, और उसके बाद जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर, और अगर मेरी कुछ दूसरी इनकम भी है तो फिर स्लैब उसके ऊपर लगेगा, 4 लाख की वहां एग्जेम्पशन मिल जाएगी, इस पे फ्लैट 20% पूरा मिले देना पड़ेगा। ठीक है। प्रीवियस ईयर 28-29 में क्या हुआ देखो जी। उसके बाद गवर्नमेंट हैज पेड हाफ ऑफ द कंपेंसेशन 1/6/25, बैलेंस 1/10/26। तो इस 50 लाख में तो भूल जाओ, 50 पे तो पूरे का हिसाब हो गया, तो इसमें कुछ नहीं करना। SSCS फाइल्ड अपील एंड कंपेंसेशन कोर्ट, डिसीजन दिया कोर्ट ने कि 5 लाख रुपए दो, 31/3/27। 31/3/27 का मतलब क्या हो गया, 26/27। आ जाओ जी, प्रीवियस ईयर 26। अच्छा, क्वेश्चन में कब का पूछा है, कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर वेरियस ईयर्स, राइट, वेरियस ईयर्स, पेड हाफ ऑफ द गवर्नमेंट फाइल्ड अपील कोर्ट डिसीजन 31/3/27 डायरेक्टिंग गवर्नमेंट टू पे एडिशनल टैक्स। गवर्नमेंट हैज पेड हाफ ऑफ द अमाउंट 1/4/28। गवर्नमेंट ने आधा अमाउंट 1/4/28। 1/4/28 का मतलब क्या हुआ, 28-29 में। 1/4/28 मतलब 28-29 में। आ जाओ जी, 28-29 में मेरे को 2.5 लाख रुपए रिसीव हुआ। तो जिस साल में रिसीव होगा एनहांस कंपनसेशन, उस साल में वो टैक्सेबल होगा। तो 2.5 लाख रुपए मेरा टैक्सेबल हो गया। और यहां पर बोल रहा है जी हाफ जो मिला वो 1/4/29 को मिला, यानी 29/30 में मिला। तो 29/30 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2.5 लाख फिर बनेगा। ये फ्रेंड्स मेरा कैलकुलेशन होगी। ठीक है जी। आगे फ्रेंड्स कुछ और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप प्लीज अपने आप से करना। ठीक है। एंड देन मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, राइट। अंडर इनकम टैक्स एक्ट कैपिटल एसेट हम किसे किसे बोलेंगे, कौन कौन सी एसेट को फ्रेंड्स कैपिटल एसेट बोलेंगे। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखें तो आप रिकॉर्डिंग को भी लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करना, सो दैट फ्यूचर के जितने वीडियोस मेरे आए या फ्यूचर के मैं जो लाइव प्लान करूंगा फ्रेंड्स, उनके नोटिफिकेशन यूट्यूब की साइट से भी आप लोगों को टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे। ठीक है, चलो जी, कैपिटल एसेट का मीनिंग देख लो। कैपिटल एसेट इंक्लूड ऑल एसेट्स, कह रहा है जितनी भी एसेट है सब कैपिटल एसेट है, एक्सेप्ट, राइट, बट फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी कैपिटल एसेट। कह रहा है सब कैपिटल एसेट है जो नीचे लिखी है इनको छोड़कर, बस ये कैपिटल एसेट नहीं है। नेगेटिव लिस्ट दी हुई है कि नेगेटिव लिस्ट मतलब ये नहीं है, बाकी जो बचा जो दिमाग में आए सब कैपिटल एसेट। तो कौन कौन सी, एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल, स्टोर और रॉ मटेरियल। तो ये क्या है फ्रेंड्स, मेरी बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड है, तो ये मेरी कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स, पर्सनल मूवेबल, ऐसी मूवेबल एसेट जो मेरी पर्सनल है, जिनसे मेरा पर्सनल अटैचमेंट है, वो मेरी कैपिटल एसेट नहीं होंगी। जैसे टीवी, फ्रिज, सोफा, पर्सनल मोटर कार, पर्सनल गाड़ी भी कैपिटल एसेट नहीं होगी। शैल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी कैपिटल एसेट एंड नो गेन और लॉस शैल बी कंप्यूटेड ऑन सेल। मैंने घर का टीवी उठा के बेच दिया, 25,000 रुपए की इनकम हो गई, कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल एसेट है, पर्सनल मूवेबल, यानी पर्सनल इमूवेबल जो होगी वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। जैसे मेरा घर मेरा पर्सनल है बट इमूवेबल है, तो उसको मैं अगर सेल करूंगा तो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, दैट इज कैपिटल एसेट। बट मूवेबल अगर होगी तो वो आपकी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। दूसरा, राइट, इसके बाद मिस्टर द फॉलोइंग शैल बी कैपिटल एसेट, वो कह रहा है पर्सनल मूवेबल जितनी भी हैं वो कैपिटल एसेट नहीं होंगी, लेकिन इनको छोड़कर ये आपकी मूवेबल हैं, पर्सनल हैं, लेकिन फिर भी हम इनको कैपिटल एसेट मानेंगे। ज्वेलरी,
आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? पुरानी लोग, कुछ लोग होते हैं जिनको पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने का बड़ा शौक होता है, जैसे पुराने सिक्के, पुरानी कोई मूर्तियाँ, या इस तरह की चीज़ें होती हैं जो पुरानी चल रही हैं, उनको कलेक्ट करते हैं वो लोग। वो कलेक्शन भी फ्रेंड्स बहुत कीमती होता है, कई बार बहुत बहुत महंगे में बिक जाता है, तो वो कहते हैं ये भी कैपिटल एसेट है। ड्राइंग, ड्राइंग ड्राइंग क्या है फ्रेंड्स? आपने कुछ ड्राइंग की, पेंटिंग की, वो भी कहते हैं बहुत बहुत महंगों में बिकती है, वो भी कैपिटल एसेट। ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्कल्प्टर, आपने कोई स्कल्प्टर, कोई आपने शेप बनाई, राइट, कोई मूर्ति बना दी, वो बहुत महंगे में बिक सकती है, बहुत बहुत करोड़ों रुपए में बिक जाती है मूर्तियां, वो कह रहे हैं ये भी कैपिटल एसेट। और एनी आर्ट ऑफ वर्क, आप कोई और आर्ट ऑफ वर्क भी करते हो, वो भी कैपिटल एसेट। ये सब मूवेबल है, यस। क्या ये पर्सनल इफेक्ट्स की है? यस। बट कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, इसको उन्होंने बाहर कर दिया। तो कह रहे हैं जितने भी पर्सनल इफेक्ट्स की चीजें होंगी वो कैपिटल एसेट नहीं है, इनको छोड़कर ये कैपिटल एसेट है। तो बेसिकली जो चिल्लर आइटम होते हैं ना, छोटे छोटे घर के, टीवी, फ्रिज, सोफा, एसी, वॉशिंग मशीन, पंखे, कह रहे हैं बस ये अपने पास रख लो, ये हमें नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को पता है इसमें कुछ आना ही नहीं है, चिल्लर में क्या कैलकुलेशन कराएंगे, उससे ज़्यादा काम हमारा उसका चेकिंग का बढ़ जाएगा, तो इसलिए चिल्लर आइटम को केवल बाहर कर दिया, बाकी सबको देख लो आपने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो ये जो पर्सनल इफेक्ट इन्होंने बोला है, मजाक करने के लिए बोला था, केवल मजाक करने के लिए बोला। ठीक है, ऐसा ही लग रहा है ना, क्योंकि सारा तो कवर कर दिया, छोड़ना था तो इसे भी छोड़ देते, क्योंकि पर्सनल तो ये भी होता है, लेकिन नहीं छोड़ा, बर्तन भांडे छोड़ दिए, छोटी छोटी चीजें छोड़ दी। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं। वेदर कैपिटल गेन, अच्छा, ज्वेलरी इंक्लूड्स, यहां पर कुछ और भी क्लैरिफिकेशन लिखी है, देख लो। ज्वेलरी में इंक्लूड्स होता है ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल। किसी भी प्रीशियस मेटल का कोई भी ऑर्नामेंट बनाए वो सब ज्वेलरी का पार्ट होगा। प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स हेल्ड इन एनी मैनर, कोई प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन, डायमंड, राइट, पर्ल अगर आपके पास है, कह रहे हैं वो भी ज्वेलरी का पार्ट होगा, वो भी आपका माना जाएगा कि वो कैपिटल एसेट है और वो टैक्सेबल हो। कुछ केस हुए फ्रेंड्स इसके ऊपर, कुछ केस हुए, इंपॉर्टेंट पढ़ लो। वेदर कैपिटल गेन अराइज ऑन सेल ऑफ सिल्वर यूटेंसिल्स, सिल्वर यूटेंसिल्स, किसी ने क्या किया, सिल्वर के बर्तन बेच दिए अपने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है जी टैक्स दो इसके ऊपर, वो बंदा कहता है जी ये तो मेरे पर्सनल इफेक्ट की चीजें हैं, पर्सनल इफेक्ट की चीजें हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है जी ये तो ज्वेलरी में आता है, ये तो आपका गोल्ड, सिल्वर, राइट, ज्वेलरी, इसके अंदर लिखा है ना सिल्वर, देखो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब ज्वेलरी में आता है। उसने कहा जी ये सिल्वर के थे, वो कह रहा है सिल्वर के होंगे लेकिन ये मेरे पर्सनल इफेक्ट्स के हैं, ये ज्वेलरी नहीं है, ये सिल्वर नहीं है, ये तो मेरे बर्तन है, सिल्वर के बर्तन। एंड फ्रेंड्स आपने देखा होगा आज भी काफी घरों में जिनके पास पैसा है, कोई गेस्ट आता है खास, तो स्पेशल अंदर से बर्तन निकाले जाते हैं सिल्वर के, सिल्वर की थाली में। दामाद जी पहली बार घर में आए, आज जिस सिल्वर की थाली लगेगी, सिल्वर की चमचमाती कटोरियां, सिल्वर की चम्मच, होता है ना, सिल्वर के बर्तन हिंदुओं में स्पेशली शुभ माने जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, भगवान के आगे भी रखे जाते हैं, तो हम लोग सिल्वर को शुभ मानते हैं। कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं तो उनको सिल्वर में खाना भी खिलाते हैं। तो क्या ये पर्सनल इफेक्ट के हुए या ये सिर्फ सिल्वर है? ये केस पहुंचा कोर्ट में, डिपार्टमेंट कह रहा है ये सिल्वर है, टैक्स दो, वो बंदा कह रहा है नहीं भाई साहब ये सिल्वर नहीं है, ये तो पर्सनल इफेक्ट के, मेरे यूटेंसिल्स हैं, मेरे दिल के बड़ी करीब थे, मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी तो मेरे को इनको बेचना पड़ गया। झगड़ा पहुंचा कोर्ट तक, कोर्ट कहती है जी, कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जी ये जो है ना पर्सनल इफेक्ट्स के हैं, इसे आप ज्वेलरी नहीं बोल सकते। तो क्या मतलब निकला कि अगर सिल्वर के बर्तन है या ऐसी कोई चीज है, वो आपकी पर्सनल इफेक्ट की मानी जाएगी। ये कोर्ट ने डिसाइड किया। देख के लग रहा है डिस्प्यूटेड है कि यूटेंसिल्स हैं, यूटेंसिल्स क्या होते हैं, पर्सनल इफेक्ट के होते हैं, टैक्सेबल नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां पर लिख दिया जी सिल्वर भी ज्वेलरी माना जाएगा, तो ये सिल्वर के भी हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो कोर्ट में पहुंचा, राइट, द बनारसी लाल वर्सेस सीआईटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1976-77, 76-77 का केस है। एसएससी ने सेल किए थे 49.521 kg, 49 किलो सिल्वर के बर्तन बेच दिए इन द फॉर्म ऑफ थाली, कटोरी, टम्बलर्स एटसेट्रा। द एसएससी कंटेंटेड दैट द सिल्वर यूटेंसिल्स वर फॉर द पर्सनल यूज एंड दे वर नॉट कैपिटल एसेट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 214 द इनकम टैक्स एक्ट 1961। thus the profit on sale of these utensils was not liable to capital gain। ये एसएससी बोलता है। आईटीओ ने रिजेक्ट कर दी उसकी ये बात, कहता है नहीं ये तो सिल्वर है, ये तो टैक्स लगेगा। एसएससी claimed that the silver utensils were personal effect. The High Court held that silver utensils
कॉन्स्टिट्यूट पर्सनल इफेक्ट, ये पर्सनल इफेक्ट हैं, एंड नो कैपिटल गेन विल अराइज ऑन द सेल ऑफ सिल्वर यूटेंसिल्स। फिर एक और केस आया, एक महाराज थे, महाराजा राणा हेमंत सिंह। तो महाराजा हेमंत सिंह और सीआईटी का केस, इन्होंने क्या किया, गोल्ड सिल्वर के कॉइन, सिक्के होते हैं ना, वो बेच दिए। ये कहते हैं जी गोल्ड और सिल्वर के कॉइन ये मेरी पर्सनल इफेक्ट के हैं, मैं इनकी हर साल भगवान के आगे रख के पूजा करता हूं, ये मेरे दिल के बड़े करीब हैं, ये मेरे पर्सनल इफेक्ट के हैं। यहां भी इनका बोला, डिपार्टमेंट कहता है नहीं ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है। ये केस पहुंचा कोर्ट और यहां पर ये राजा जी हार गए केस। कोर्ट ने बोला ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है। देखो जी, इन दिस केस एसएससी सोल्ड 4,825 उसने गोल्ड के, 7,90,400 ओल्ड सिल्वर रुपीज कॉइन, ये सब उन्होंने सिल्वर बार 2,54,000 तोला, और क्लेम डेट नो कैपिटल गेन अराइज एज द अफरसेट आइटम्स फेल आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। The SSC claimed that these articles formed personal effects. SSC कह रहा है भैया ये personal effects के हैं, as they were used by SSC and his family for the personal use, as it was evident that they were used for the purpose of महालक्ष्मी पूजा। भाई हम ये महालक्ष्मी की पूजा के लिए यूज करते थे, ये तो पर्सनल इफेक्ट के हो गए, राइट। एंड अदर रिलीजियस फेस्टिवल्स इन द फैमिली। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड द केस अगेंस्ट द एसएससी, एसएससी के अगेंस्ट डिसाइड किया गया, एज अकॉर्डिंग टू इट दीज आर्टिकल्स डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट पर्सनल इफेक्ट। उन्होंने बोला जी इसमें कोई पर्सनल इफेक्ट नहीं है, ये तो सिक्के हैं, कॉइन है, ठीक है जी। चलो जी, इफ एनी पर्सन हैज मूवेबल आइटम इन हिज बिजनेस प्रोफेशन दीज आइटम शैल बी कंसिडर्ड टू बी कैपिटल एसेट। ये क्या है भाई, किसी के पास बिजनेस के अंदर कोई कैपिटल एसेट है मूवेबल, तो वो कह रहे हैं वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। मतलब अगर मेरी पर्सनल है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। गाड़ी मेरी पर्सनल है, मैं उसको बेच देता हूं, नो कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन गाड़ी मेरे बिजनेस के अंदर है तो वो मेरी पर्सनल इफेक्ट नहीं मानी जाएगी, और वो मेरी क्या होगी, कैपिटल एसेट होगी, और उस पर भी मैं सेल करूंगा, टैक्स देना पड़ेगा अगर बनता है तो, ठीक है। और यहां पर एक लाइन और लिखी है फ्रेंड्स, इफ पर्सनल इफेक्ट्स आर इमूवेबल, पर्सनल इफेक्ट्स अगर इमूवेबल हैं दे विल बी कंसीडर्ड टू बी कैपिटल एसेट। जैसे घर, वो क्या है, इमूवेबल, पर्सनल है बट इमूवेबल है, तो वो मेरी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो पर्सनल मूवेबल जाली जो है वो मेरी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, ये मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था ऑलरेडी कि अगर मेरी रूरल एरिया में कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड रूरल एरिया में है, तो वो मेरी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। रूरल एरिया में मेरी कोई लैंड है वो मेरी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी, राइट। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स हैज एग्रीकल्चरल लैंड रूरल एरिया विच वॉज परचेज्ड बाय हिम 5 lakhs एंड इट वॉज सोल्ड बाय हिम 11 lakhs। In this case, capital gain shall not be computed, but if the land is in Delhi, in this case, capital gain shall be computed. ठीक है। तो फ्रेंड्स एक चीज का ध्यान रखना, ऐसी अगर कोई सिचुएशन आपके एग्जाम में आ जाती है, उसको अपनी कैलकुलेशन से बाहर कर देना, एक नोट लिख देना बस नीचे, उसको कैलकुलेशन में भी नहीं दिखाना, क्योंकि जब वो मेरी कैपिटल एसेट है ही नहीं तो मैं कैपिटल गेन भी कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा उसके ऊपर। कैपिटल गेन तब कैलकुलेट होगा जब वो कैपिटल एसेट होगी, उसका कुछ करना ही नहीं है, एक नोट लिख देना, राइट, एक नोट लिख देना, एज दिस इज एज इन द गिवन केस द एसेट इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड एंड इट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल एसेट एज पर सेक्शन 214। ठीक है फ्रेंड्स, एक नोट लिख के छोड़ देना बस, उसको खत्म हो गया। चलो, लैंड इन रूरल एरिया शैल बी कंसीडर्ड टू बी अर्बन लैंड इन द फॉलोइंग केसेस। कह रहा है कुछ केसेस हैं जब आपकी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को भी हम अर्बन लैंड मान लेंगे, रूरल है लेकिन हम उसको अर्बन मानेंगे। किस केसेस में? इफ रूरल एरिया इज विद इन द डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, राइट, फ्रॉम द लिमिट ऑफ अर्बन एरिया हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 10,000 बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। देखो क्या है, मैं बना के बता देता हूं, उसमें कंफ्यूजन होगा आपको, यहां पढ़ाऊंगा तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं यहां दिखाता हूं तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। वो कह रहा है जी देखो, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्या है, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। कह रहे कैपिटल एसेट नहीं है, पहली बात। दूसरा कह रहे हैं कि अगर ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया में होगी, अर्बन एरिया में होगी, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है लेकिन अर्बन एरिया में है, तो फिर ये आपकी कैपिटल एसेट
मानी जाएगी, ये कैपिटल एसेट मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो वो मैं अर्बन एरिया में कब मैं मानूंगा कि मेरी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया में है, मैं कब ऐसा मानूंगा? वो कह रहे हैं जी अगर आपकी जो लैंड है ये ऐसी जगह पर है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, लेस देन 10,000। अगर उसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो इन एनी केस ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मानी जाएगी। यानी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कौन सी हुई? जिस जगह की पॉपुलेशन 10,000 से कम हो, वो मेरी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। ये बात क्लियर। अब मान लो किसी जगह की पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10K है बट लेस देन और इक्वल्स टू 1 लाख, यानी 10,000 से 1 लाख के बीच में है। अगर आपकी लैंड यहां पर है तो अर्बन लैंड मानी जाएगी, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अगर आपकी लैंड इस एरिया में है जहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा लेकिन 1 लाख तक है तो क्या होगी? यानी कि 10,000 से ज्यादा अगर आपकी है वहां की पॉपुलेशन तो वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड मानी जाएगी। मतलब अगर आपको आपकी लैंड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बनानी है तो इस पॉपुलेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए, इस एरिया में नहीं होनी चाहिए और इस एरिया के 2 किलोमीटर के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। इसकी 2 किलोमीटर के बाहर हो, इस एरिया में कहीं पर भी हो। यानी कोई भी जगह जो पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है लेकिन 1 लाख से कम है, उसके 2 किलोमीटर के अंदर भी अगर कोई लैंड हुई तो वो अर्बन लैंड मानी जाएगी, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड मानी जाएगी। 10 से कम में है तो रूरल, लेकिन 10 से ज्यादा है तो उस ज्यादा के 2 किलोमीटर के बाहर होनी चाहिए। इसके 2 किलोमीटर के अंदर भी कोई लैंड है अर्बन, अदरवाइज रूरल। लेकिन अगर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 लाख है, ग्रेटर देन 1 लाख बट लेस देन 10 लाख, 1 लाख से 10 लाख के बीच पॉपुलेशन है तो कह रहा है ना यहां पर होनी चाहिए और ना इसके 6 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। इसके 6 किलोमीटर तक हम आपकी लैंड को क्या मानेंगे? अर्बन लैंड। इसके बाहर होगी वो रूरल लैंड मानी जाएगी। और अगर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख से, तो कह रहा है ग्रेटर देन 10 लाख से तो यहां पर भी नहीं होनी चाहिए और इसके 8 किलोमीटर के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। इसकी बाउंड्री के 8 किलोमीटर के अंदर भी हुई तो हम आपकी ये लैंड को अर्बन लैंड मान लेंगे, अदरवाइज आपकी लैंड रूरल लैंड मानी जाएगी। ये कह रहा है बस। ठीक है, तो क्या बोलता है जी? वो बोलता है जी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट ए कैपिटल एसेट। वो ये नहीं बोल रहा कि एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? एग्जेम्प्ट का मतलब ये होता है कि कैपिटल एसेट तो है, डेफिनेशन में तो आता है, लेकिन हम इस पे टैक्स नहीं लगा रहे, हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन एग्जेम्प्ट नहीं बोला, उन्होंने बोला ये कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो एग्जेम्पशन की तो बात ही खत्म हो गई। उन्होंने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया। लेकिन किसको? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को। लेकिन कोई भी एसेट जो ऐसी पॉपुलेशन के अंदर होगी, किसने 10, जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है, वही क्या मानी जाएगी? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। ऐसी पॉपुलेशन पर आपकी, ऐसी जगह पर आपकी लैंड है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है, रूरल एग्रीकल्चर। अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो कह रहे हैं वहां नहीं होनी चाहिए और उसके 2 किलोमीटर के अंदर भी नहीं होनी चाहिए, उसके 2 किलोमीटर के बाहर होनी चाहिए, तब होगी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, अदरवाइज अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। लेकिन अगर पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख से ज्यादा हो तो कह रहे हैं 1 लाख से ज्यादा 10 लाख तक तो ना वहां होनी चाहिए और ना उसके 6 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए, अदरवाइज अर्बन, 6 किलोमीटर के बाहर रूरल। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो 8 किलोमीटर के अंदर उस एरिया में भी नहीं चाहिए और उस एरिया के 8 किलोमीटर के अंदर भी नहीं चाहिए। उसकी बाउंड्री, उसकी जो बाउंड्री है ना, हर एरिया की बाउंड्री होती है, बॉर्डर होता है, बॉर्डर जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर, इस सिटी का बॉर्डर, उस सिटी के बॉर्डर के 8 किलोमीटर दूर तक भी नहीं होना चाहिए, 8 किलोमीटर के बाहर। यानी कि वो सिंपल बोलते हैं ये जो बेनिफिट हम दे रहे हैं ना, वो रिमोट एरिया को दे रहे हैं, शहरी जगह को नहीं दे रहे। शहर में आपकी जमीन की वैसी बहुत कीमत है, आपको छूट की क्या जरूरत है? छूट की जरूरत है उस बेचारे गरीब किसान को, जहां पर कोई फैसिलिटीज नहीं है, जहां पर उसको देखने वाला कोई नहीं है, जहां पर उसके पास सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। हम उसको ये छूट देना चाहते हैं, हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, देख गरीब किसान है, वो ऐसी छोटी छोटी जगह में रहते हैं जहां की पॉपुलेशन कहीं की 500 है, कहीं की 1000 है, कहीं की 2000 है, कहीं की 3000 है। ये प्रोविजन उनके लिए बनाया गया है। वहां पर उनके पास और कोई साधन नहीं होते,
वो केवल अपनी एक लैंड होती है, टुकड़े होते हैं छोटे से, वहां किसानी करते हैं, खेती करते हैं, और जो छोटा मोटा कमाया उससे अपना घर चलाते हैं। कई बार उन बेचारों को मजबूरी में अपनी लैंड भी बेचनी पड़ जाती है। तो गवर्नमेंट वो कहती है कि भाई ऐसी लैंड जो मजबूरी में, मतलब इन छोटे छोटे एरिया में बिकी, हम इस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, इसको हम कैपिटल गेन की डेफिनेशन, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर कर देते हैं। लेकिन इसका फायदा ये शहर वाले उठाने लगे, तो उन्होंने फिर इस प्रोविजन को ऐड कर दिया कि भैया आपकी लैंड शहर के अंदर है या इतनी पॉपुलेशन के हिसाब से इससे बाहर होनी चाहिए, इसके अंदर मत ले लेना लैंड। इसके अंदर अगर आपने लैंड बेची है दैट इज कैपिटल एसेट, और कैपिटल गेन के सारे प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, बस यही लिखा है फ्रेंड्स यहां पर। इसको आप पढ़ लेना। रूरल एरिया विद इन डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, अर्बन एरिया हैविंग पॉपुलेशन 10,000 बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। राइट, तो कंसीडर कर लेंगे क्या 2 किलोमीटर के अंदर है, और अगर पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में तो 6 किलोमीटर के अंदर हुई तो उसको अर्बन लैंड मान लेंगे। और पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है और 8 किलोमीटर के अंदर भी हुई तो उसको हम अर्बन लैंड मान लेंगे। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड आपने खरीदे हैं, आपके घर पे गोल्ड पड़ा है, बैंक ने ऑफर निकाला कि जी घर पे गोल्ड रख के क्या करोगे, सिक्योरिटी का इशू आता है, आप हमें गोल्ड रखवा दो, हम आपको गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशू कर देंगे। उस बॉन्ड के बदले आपको उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। घर पे जो गोल्ड पड़ा है उस पर कुछ इंटरेस्ट थोड़ा मिल रहा है, आपका गोल्ड हमारे पास सेफ, राइट, और आपको हम इसके ऊपर कुछ छोटा मोटा इंटरेस्ट भी दे देंगे। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, वो कह रहे हैं गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड भी, राइट, अगर आपने लिए हैं, बैंक को अपना गोल्ड दिया और डिपॉजिट बॉन्ड ले लिए, तो वो कह रहे हैं ये ट्रांसफर नहीं है, इट इज नॉट ट्रांसफर। कभी मतलब अगर ना लिखा हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके बोलेगा, कहेगा आपने अपना गोल्ड बैंक को ट्रांसफर कर दिया, टैक्स निकालो, तो यहां पर लिख दिया कि इट इज नॉट ट्रांसफर। ठीक है जी, चलो जी। इसके अलावा फ्रेंड्स देन बात करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 50C। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हम सबको समझ में आता है भाई। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या है? नॉर्मली में सेल वैल्यू, कितने में मैंने प्रॉपर्टी को बेचा, वो मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। बट फ्रेंड्स कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जहां पर इन्होंने बताया कि फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगी। जैसे पढ़ लो, एक्सप्लेन करना पड़ेगा इतने पार्ट को मेरे को अच्छे से, बट पढ़ लेते हैं फिर भी। व्हेन ए पर्सन ट्रांसफर लैंड और बिल्डिंग, द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इज डिटरमाइंड एज बिलो। आपने लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर की है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कैसे निकलेगी? कह रहा है जी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज अप टू 110% ऑफ कंसीडरेशन क्लेम्ड बाय एसएससी। द एफवीसी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन will be consideration claimed by SS. However, if the stamp duty value exceeds 110% of the consideration claimed, the FVC will be considered the stamp duty value. क्या कह रहा है देखो, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास एक प्रॉपर्टी का टुकड़ा है जिस पर एक छोटी सी बिल्डिंग भी बनी हुई है। इसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए इनके हिसाब से, मिस्टर ए के हिसाब से 1 करोड़ रुपए। इन्होंने मिस्टर बी के साथ डील कर ली कि ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बेचूंगा। मिस्टर बी ने कहा मैं खरीदूंगा, ठीक है। अब इन्होंने 1 करोड़ की ये प्रॉपर्टी बेच दी और इस प्रॉपर्टी को इन्होंने खरीदा था जी 70 लाख रुपए का, 5-7 साल पहले खरीदा था 70 लाख रुपए का। 70 लाख का खरीदा, 1 करोड़ का उठा के बेच दिया। क्वेश्चन आता है मिस्टर ए के हाथ में कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होगी। कैपिटल गेन ये कैलकुलेट करने बैठे मिस्टर ए, इन्होंने बोला जी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मेरी कितनी हुई? 1 करोड़, राइट। इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा हुआ कितने का? 70 लाख का। तो मेरा कैपिटल गेन आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया जी 30 लाख। नॉर्मली हमने यही सीखा है, लेकिन यहां पर डिपार्टमेंट कहता है रुक जाओ, कैलकुलेशन कर रहे हो ना, रुक जाओ, पहले हमें ये बताओ तुमने तो 1 करोड़ का बेचा, ठीक है, ये वैल्यू तो तुम्हारे हिसाब से थी, हमारे हिसाब से कितनी है? हमारे हिसाब से मतलब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। हमने सीखा था फ्रेंड्स, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो अथॉरिटी है, जो डिसाइड करती है कि जी हर जगह की कितनी वैल्यू होगी, हर प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू होगी, उनके हिसाब से कितनी है वो बताओ। मैंने कहा जी उनके हिसाब से वैल्यू निकलवाई, निकाला सारा, कोर्ट कचहरी जाके रेट निकलवा के लाए, निकल के आई जी 1.05 करोड़, 1 करोड़ 5 लाख। अब क्वेश्चन आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 1 करोड़ या 1 करोड़ 5 लाख, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से तो इसकी वैल्यू 1 करोड़ 5 लाख है। तुम कह रहे हो 1 करोड़, कौन सी माने फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? तो यहां पर फ्रेंड्स उन्होंने बोला, बड़ा क्लेरिफाई किया, उन्होंने कहा जी आपके हिसाब से 1 करोड़, आपके हिसाब से कितनी? 1 करोड़। कह रहा है इसमें ना इसका 10% ऐड कर दो एक बार। मैंने कहा जी कर देते हैं 10 लाख। तो कितना बना? 1.1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, 1.1 करोड़।
क्या ये जो गवर्नमेंट का वैल्यूएशन है इससे ज्यादा है कम है? जी ज्यादा है। ज्यादा है मतलब जो गवर्नमेंट का वैल्यूएशन है 10% ऐड करने के बाद कम पड़ गया। मेरी वैल्यूएशन में 10% ऐड करने के बाद जो गवर्नमेंट का वैल्यूएशन है छोटा रह गया। तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला जो तुमने बोली वैल्यू वही मान लेंगे। फिर 1 करोड़, यानी कि डिफरेंस अगर 10% से बड़ा नहीं है तो तुम जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो। वो कह रहे हैं 10% तक के डिफरेंस तक तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी जब मार्केट में बेचते हैं ना तो 10, 5, 10, 8, 10% के डिफरेंसेस आते हैं। वो कह रहे हैं वहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बोल रहे हैं जी 1.5, आप बोल रहे हो 1, 10% का डिफरेंस कितना बनता है? 10 लाख। इसको जोड़ दो 1 करोड़ 10 लाख। क्या तुमने 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, क्या हमारी वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख क्रॉस कर रही है? नहीं, यानी कि हमारी वैल्यू 10% डिफरेंस के अंदर अंदर है। ठीक है ना? 1 करोड़ 5 लाख 10% के डिफरेंस के अंदर अंदर है। तो उन्होंने कहा डिफरेंस अगर 10% के अंदर अंदर है तो जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल ठीक, डन। 37 लाख तुम्हारा कैपिटल गेन। लेकिन वैल्यू निकलवाई गई जी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू निकल के आ गई 1.2 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख। गवर्नमेंट ने कहा जी रुक जाओ, तुम्हारी वैल्यू कितनी? 1 करोड़, मेरी कितनी? 1.20, 1 में 10 जोड़ो 1 करोड़ 10 लाख। तुम्हारे हिसाब से जो डिफरेंस का बेनिफिट दिया उसके बाद भी 1 करोड़ 10 लाख, और हमारे हिसाब से 1.20, यानी कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है जी। अब हम नहीं मानेंगे, डिफरेंस 10% क्रॉस कर चुका है, हम नहीं मानेंगे, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अब 1 करोड़ नहीं है, अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़ 20 लाख है, और तुम्हारा कैपिटल गेन 1 करोड़ 20 लाख माइनस 70 लाख 50 लाख का। बस ये लिखा है वहां पर। ठीक है जी। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेल प्राइस दिया है, केस किसका है? लैंड और बिल्डिंग। पहली चीज ये अप्लाई होगा लैंड और बिल्डिंग, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लैंड और बिल्डिंग की ही निकलती है और किसी की नहीं निकलती, इसीलिए ये रूल अप्लाई हो रहा है लैंड और बिल्डिंग पे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है लैंड और बिल्डिंग का। लैंड और बिल्डिंग सेल हुई है, उसके अंदर एक सेल प्राइस दिया होगा और उसके अंदर आपको एक वैल्यू और दे रखी है, अगर मान लो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, तो ये कंपैरिजन करके देख लेना कि क्या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस में 10% और ऐड कर दूं फिर भी क्या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फालतू है, एक्स्ट्रा है? अगर यस तो मतलब एक्चुअल का और जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का डिफरेंस है वो 10% से भी ज्यादा का है, और अगर 10% से ज्यादा का डिफरेंस निकल के आ जाए तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़ 20 लाख लोगे, और ये बात उसमें नोट में लिख के आओगे, नीचे ये कैलकुलेशन दिखाओगे कि एक्चुअल का सेल प्राइस 1 करोड़, फुल वैल्यू ऑफ एक्चुअल प्राइस 1 करोड़, राइट, सेल प्राइस 1 करोड़, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज एक्सीडिंग मोर देन 10% एज कंपेयर टू सेल प्राइस, हेंस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और यहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़ 20 लाख, और उसके हिसाब से 50 लाख की कैपिटल गेन की कैलकुलेशन, और इस पर मुझे अब टैक्स की कैलकुलेशन। बस ये बात लिखी हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, चलो जी दोबारा पढ़ लो। व्हेन ए पर्सन ट्रांसफर लैंड और बिल्डिंग, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज डिटरमाइंड एज फॉलो। क्या? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज अप टू 110% ऑफ द कंसिडरेशन क्लेम्ड बाय एसएससी। कंसिडरेशन क्लेम्ड बाय एसएससी मतलब मेरे केस में 1 करोड़। कह रहे हैं जी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़ का 110% 1 करोड़ 10 लाख तक है, तब कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो एसएससी बोल रहा है वही है, ठीक है वही। इफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीडिंग 110%, अगर 110% से क्रॉस कर जाती है तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, बस। और आगे बोल रहा है डिस्प्यूटेड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। डिस्प्यूटेड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मतलब डिपार्टमेंट कह रहा है जी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होनी चाहिए 10 करोड़ की, मैं कह रहा हूं जी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होनी चाहिए 9 करोड़ की, राइट। डिस्प्यूट है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में डिस्प्यूट है तो क्या होगा? इफ एसएससी डिस्प्यूट दी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, द असेसिंग ऑफिसर में रेफर द मैटर टू ए वैल्यूएशन ऑफिसर। तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? भाई डिस्प्यूट है ना, एक काम करते हैं, एक वैल्यूएशन ऑफिसर को अपॉइंट कर देते हैं, वो इसकी वैल्यू निकालेगा और जो वो बोलेगा हम मान लेंगे, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफिसर बताएगा द वैल्यू डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर विल बी कंसीडर्ड, जो वो बताएगा। लेकिन अगर हाउएवर इफ द वैल्यू इज हायर देन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, डिपार्टमेंट कह रहा है 10 करोड़, मैं कह रहा हूं 9 करोड़, दोनों में डिस्प्यूट, वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, वैल्यूएशन ऑफिसर आके कहता है जी 11 करोड़। अब क्या करें? अब बेचारा एसएससी और फंस गया,
तो यहां पर लॉ बोलता है जी, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर इस 10 करोड़ से फालतू की वैल्यू निकालता है तो फिर इसको कंसीडर मत करो। जो डिपार्टमेंट बोल रहा था ना असेसिंग ऑफिसर, वही मान लो, बस वही मान लो, उससे ज्यादा नहीं। मतलब जो असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उससे ज्यादा नहीं होगी इन एनी केस। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर उससे ज्यादा निकाल देता है तो फिर असेसिंग ऑफिसर वाली ही मानी जाएगी। ठीक है, तो द वैल्यू डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन विल बी कंसीडर, हाउएवर इफ दिस वैल्यू इज हायर देन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विल बी टेकन एज एफवीसी। जो भी डिपार्टमेंट ने निकाली फिर वो मानी जाएगी। एंड कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंगली। ए वैल्यूएशन ऑफिसर इज एन एक्सपर्ट एम्प्लॉयड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू असेस द वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, डिफरेंट डेट फॉर एग्रीमेंट एंड रजिस्ट्रेशन, डिफरेंट डेट फॉर एग्रीमेंट एंड रजिस्ट्रेशन। देखो जी क्या है केस पहले सिचुएशन बनाते हैं फिर समझेंगे। एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर ए अपनी एक प्रॉपर्टी का सौदा करते हैं मिस्टर बी से कि जी ये प्रॉपर्टी मैं तुझे 1 करोड़ में बेचूंगा। मिस्टर बी कहता है ठीक है 1 करोड़ में खरीदूंगा। इनका एग्रीमेंट होता है, इनका एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट डेटेड, डेट लिख लो 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 को इनका एग्रीमेंट हो जाता है। ए कहता है मैं तेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बेचूंगा, ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बेचूंगा। बी बोलता है मैं 1 करोड़ में खरीदूंगा। ठीक है, अब इनका एक्चुअल रजिस्ट्रेशन, बी के पास पैसे अरेंज करने में टाइम लग जाता है। रजिस्ट्रेशन होता है इनका कब? रजिस्ट्रेशन होता है, सपोज डेट ले लो 1 अगस्त 2025। 1 अगस्त 2025 को, 1 अगस्त 2025 को रजिस्ट्रेशन होता है। कितने का? डील 1 करोड़ की हो चुकी थी, तो उसने बोला जी 1 करोड़ का ही बेचूंगा, चाहे थोड़ा लेट भी होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 करोड़ में ये रजिस्ट्री करा लेते हैं। ये 1 करोड़ में प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर हो जाती है। अब ए ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा कब था? खरीदा था फ्रेंड सपोज 4-5 साल पहले। कितने का खरीदा? 80 लाख रुपए का। वो कह रहा है ए ने इस प्रॉपर्टी को 80 लाख का खरीदा। 1 जनवरी 2020 को उसकी डील की बी से और रजिस्ट्रेशन कराया 1/8/2025 को और 1 करोड़ में इसको बेच दिया। अब 1 जनवरी 2020 को फ्रेंड्स जिस दिन इनका एग्रीमेंट हुआ उस दिन इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, इस एसेट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी उस तारीख पर 85 लाख। ठीक है, नहीं 85 मत लो, 1 करोड़ में की थी ना डील, उस दिन इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी 10105 मान लो, राइट, 1.05 करोड़, 1 करोड़ 5 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी। लेकिन जिस दिन रजिस्ट्री कराई उस दिन इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1.5 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारे सामने कि मैंने रजिस्ट्री करवाई है 1/8/2025 को, तब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1.5 करोड़ थी। जब मैंने इससे 1 करोड़ में एग्रीमेंट किया था उस टाइम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ 5 लाख है और मेरे को कैलकुलेट करनी है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कैलकुलेट करते टाइम मुझे कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? कि जी मेरी जो कॉस्ट, एक्चुअल जो मेरा सेल प्राइस है 1 करोड़ और जो मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है उनमें 10% से ज्यादा का डिफरेंस तो नहीं है। तो वो जो 10% से ज्यादा डिफरेंस किससे? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। अब मैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कौन सी लूं कंपैरिजन के लिए? कंपैरिजन के लिए 1 करोड़ 5 लाख लूं या 1 करोड़ 50 लाख लूं? क्योंकि अगर मैं 1 करोड़ 5 लाख लेता हूं तो क्या होगा? तो ये होगा जी 1 करोड़ प्लस 10%, 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 10 लाख के अंदर है, यस। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बनेगी? 1 करोड़। लेकिन अगर गलती से मैं 1/8/2025 ले लूं तो मैं कंपेयर करूंगा 1 करोड़ 10 लाख को 1 करोड़ 50 लाख से, और 1 करोड़ 50 लाख 1/10 से ज्यादा है, तो मेरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बनेगी? 1.5 करोड़। मेरी तो लग गई। अगर 1 करोड़ का मानते 80 लाख की खरीदी थी, 20 लाख का गेन आता। अब 1.5 करोड़ का मानेंगे तो 1.5 करोड़ माइनस 80 लाख 70 लाख का गेन आ जाएगा। यानी मेरा डिसीजन क्या है? मेरा डिसीजन है फ्रेंड्स स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मेरे को कौन सी लेनी है, ये है मेरा डिसीजन पॉइंट। ये है प्रॉब्लम, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की डेट चेंज होते ही मेरे कैपिटल गेन में ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा। 50 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल और 20% इस पे अगर टैक्स लगा तो 10 लाख रुपए का एडिशनल टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस, राइट। तो प्रॉब्लम आई होप क्लियर होगी। तो यहां पर लॉ बड़ा सिंपल बोलता है फ्रेंड्स। देखो वो कहता है आप बस इतना देखो कि जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया था उस दिन बी ने ए को कुछ एडवांस दिया था क्या?
बस ये बता दो। अब बी ने ए को एडवांस दिया था, अगर एडवांस दिया था, बी ने सपोज इसको 10 लाख रुपए एडवांस दे दिए थे, बी ने 10 लाख रुपए एडवांस दे दिया था, वो कह रहे देखो एडवांस, हमें प्रूफ चाहिए, हमें ये प्रूफ चाहिए कि आपका वाकई में एग्रीमेंट 1/1/2020 को हो गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं आपका, आप झूठ बोल रहे हो। 1/8/2025 को आपने देखा 1.5 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, आपने देखा 4 साल पहले 5 साल पहले स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बहुत कम थी। हम मिलके झूठ बोल देते हैं कि जी हमने एग्रीमेंट कर लिया था तभी, तो उन्होंने बोला अगर आप प्रूफ कर दोगे कि आपने उस एग्रीमेंट को 1 जनवरी 2020 को कर लिया था तो हम उसी डेट की स्टैंप ड्यूटी मान लेंगे। लेकिन प्रूफ करने का तरीका उन्होंने क्या बोला कि आपने कुछ एडवांस दिया था, और ये एडवांस कैश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैश को हम कुछ नहीं मानते। किस में होना चाहिए? ना कैश में होना चाहिए, ना अकाउंट पे, ना क्रॉस चेक, ना क्रॉस डीडी, क्योंकि क्रॉस चेक का मैंने आपको बताया था वो ट्रांसफरेबल होता है अगर बैंक अलाउ कर देगा तो वो किसको मानते हैं? क्रॉस चेक, क्रॉस डीडी, एनी ऑनलाइन मोड, आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी, यूपीआई, भीम ऐप यूज करो, राइट। वो कह रहे हैं जैसे मर्जी पेमेंट करो लेकिन कैश में मत करना। अगर कैश में किया है तो हम नहीं मानेंगे, फिर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1/8/25 की ले लेंगे हम। लेकिन अगर आप ये पेमेंट प्रॉपर मोड से आपने किया हुआ है, एडवांस पेमेंट किया हुआ है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उस डेट की मानी जाएगी जिस दिन एग्रीमेंट हुआ है। बस ये था फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर दूं इसको, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदने का एग्रीमेंट किया किसी पुरानी डेट पे, उस डेट पर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी, कुछ थी, उसका रजिस्ट्रेशन होने में कुछ टाइम लग गया, और जब एक्चुअली रजिस्ट्रेशन हुआ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि टाइम टू टाइम मार्केट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन भी चेंज होता है। चेंज हो गया, क्वेश्चन आता है, अब मैं जब रजिस्ट्रेशन कराने गया तो इस प्रॉपर्टी को जब मैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कैलकुलेट करूंगा तो वहां पर मेरे को कंपैरिजन करना है 110% ऑफ एक्चुअल सेल प्राइस का कंपैरिजन करना है किससे? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। और इन दोनों में जो हायर होगा वो मेरा क्या बनेगा? वो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बनेगा। तो अब क्वेश्चन था कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कौन सी लूं, पुरानी जब एग्रीमेंट हुआ या अब जब रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं? तो गवर्नमेंट कहती है एग्रीमेंट का डेट का लेंगे, लेकिन अगर आप प्रूफ कर दोगे कि यह वाकई में आपका एग्रीमेंट हुआ था। और प्रूफ करने का तरीका क्या है कि आपने कुछ एडवांस पेमेंट की हो, क्योंकि जब भी कुछ एग्रीमेंट फ्रेंड्स प्रॉपर्टी की जब भी डील होती है ना, वो डील एडवांस पे टिकी होती है। बिना एडवांस के तो एक दिन भी डील नहीं टिकती, एक दिन के लिए भी बायर टाइम नहीं देता। सेलर कहता है एक दिन का टाइम भी नहीं है, 1 घंटे का भी टाइम नहीं है, कहता है टेबल पे बैठे हो ना, टेबल से उठ के तब जाना जब एडवांस देके जाओ, वरना मेरी आपकी कोई डील नहीं है। मेरे को 1 घंटे बाद दूसरा बंदा मिल गया, मैं उसको माल बेच दूंगा, उसको प्रॉपर्टी बेच दूंगा, आप एडवांस देके जाओ। तो वो कह रहा आपने एडवांस दिया है? दिया है। किससे दिया? कैश में मत देना, अकाउंट पे ही चेक से मत देना, क्रॉस चेक होना चाहिए, क्रॉस चेक से मत देना, अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए। अकाउंट पे ही क्रॉस में फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी अपनी स्टार्टिंग क्लास में मैंने डिफरेंस बताया था काफ़ी डिटेल में, तो अभी मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है जी। तो यही फ्रेंड्स बात यहाँ पर लिखी हुई है कि डिफरेंट डेट फॉर एग्रीमेंट एंड रजिस्ट्रेशन, इफ देर इज डिफरेंस बिटवीन द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, the value on the date of agreement will be considered provided the SSE paid an advance through one of the following mode or on or before the agreement date। कह रहा है एग्रीमेंट की डेट से पहले या तब तक आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया हो, किसी अकाउंट पे ही चेक से, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से, ECS के थ्रू, या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम, आधार पे, कह रहा है जैसे मर्जी करो, मतलब कैश में मत करना बस। चलो जी, देन आता है फ्रेंड्स कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग अंदर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। चलो आज का फ्रेंड्स ये लास्ट सेक्शन है, क्योंकि उसके बाद एग्जाम्पशन शुरू हो जाएंगी। एग्जाम्पशन प्योर अगली क्लास में कराऊंगा, पूरी शुरू करेंगे और खत्म करेंगे एक साथ पूरी, ठीक है। एग्जाम्पशन आज नहीं करेंगे। तो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, ये स्पेसिफाइड एग्रीमेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं अदर सोर्सेज में, ठीक है। क्या होता है मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, शॉर्ट में करूंगा, आपको याद आ जाएगा जिसने वो देखा होगा। एक बंदा है मिस्टर ए, सेम वही एग्जांपल लूंगा जो तब लिया था। मिस्टर ए
एक बहुत ही महंगे पॉश एरिया के अंदर इसके पास बहुत बड़ा ये लैंड का एक टुकड़ा है। इस पर यहां पर इसने एक छोटी सी अपनी एक झोपड़ी बनाई हुई है कच्ची, बहुत पॉश एरिया है। इस जगह की कीमत करोड़ों रुपए। ये छोटी सी झुग्गी झोपड़ी डाल के यहां पर रहता है। ये यहां घर क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है। ये बेचारा बीमार रहता है, इसके पास काम करने का भी तरीका नहीं है। ये इस प्रॉपर्टी को बेच के अपनी हालत ठीक कर सकता है, लेकिन इस प्रॉपर्टी से इतना जुड़ा हुआ है, इसका लगाव है, क्योंकि इसके फादर ने खरीदी थी। ये इस जमीन को अपने छोड़ना नहीं चाहता। ये कहता है जी मेरी जो आखिरी सांस निकलेगी वो इस जमीन पे ही निकलेगी। ये ऐसा बंदा है। ये कहता है इस जगह को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसको बेचूंगा नहीं, और बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। एक दिन ये बिल्डर यहां से निकलता है, वो देखता है इतने पॉश एरिया में इतनी लग्जरी जगह है, यहां पर तो इतनी बढ़िया बिल्डिंग बन सकती है। ये खाली पड़ी हुई है एक झुग्गी छोटी सी झोपड़ी। इसने इस बंदे से पूछा, इसने अपनी सारी बात बताई। ये कहता है कोई बात नहीं, तेरी प्रॉब्लम का मेरे पास सॉल्यूशन है। मैं इसके ऊपर बिल्डिंग बनाऊंगा 5 माले की, 5 माले की बिल्डिंग बनाऊंगा, राइट, 5 माले की। ऊपर के 2 मेरे, नीचे के 3 तेरे, जिसमें नीचे के 3 में ग्राउंड भी है। ग्राउंड तेरा, तेरे को जमीन चाहिए, तू इसी जमीन पे रही हो, तेरी आखिरी सांस इसी जमीन पे निकलेगी, राइट। तो ये जमीन तेरी, ऊपर के 2 फ्लोर भी तेरे, ऊपर के 2 फ्लोर किराए पे उठा दियो, तेरी अर्निंग भी हो जाएगी, क्योंकि जगह बहुत महंगी है, किराया भी बहुत जबरदस्त आएगा। इस बंदे को बात जच गई, बढ़िया लगी कि यार बात तो सही है। उसने पूछा जी इसको बनाने में जो खर्चा आएगा वो कौन करेगा? बिल्डर कहता है मैं करूंगा। उसी के नाम के ऊपर के 2 फ्लोर मेरे, क्योंकि बिल्डर ने हिसाब निकाल लिया पहले ही कि ये 2 ऊपर के जो फ्लैट बिकेंगे, उस बिकने से जो पैसा आएगा वो इस पर जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होगी उससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक पॉश एरिया के अंदर है, राइट। तो दोनों को अच्छी अच्छी सिचुएशन, दोनों की विन विन सिचुएशन। वो कह रहा है 2 फ्लैट बेच के मैं कमा लूंगा, ये कह रहा है यार मैं तो वैसे भी नहीं बना पाऊंगा, जमीन तो मेरी रहेगी, नीचे जमीन पर तो मैं ही रहूंगा, ऊपर के 2 फ्लोर और मिल जाएंगे, वो किराए पे उठा दूंगा। ऐसी डील मार्केट में बहुत होती है फ्रेंड्स। बिल्डर आपकी जगह ले लेते हैं, उस पर बनाते हैं, और उस वैल्यू के हिसाब से वो क्या करते हैं, वो आपको क्या करेंगे, वो उस वैल्यू के हिसाब से आपको 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर आपको दे देंगे, ठीक है। वो एग्रीमेंट में लिखा होता है कौन सा आपका होगा, कौन सा बिल्डर का होगा, ठीक है जी। तो मिस्टर ने ऐसी कुछ डील की है। ये कौन सा एग्रीमेंट होता है फ्रेंड्स? ये होता है स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। ये स्पेसिफाइड एग्रीमेंट होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जो एग्जांपल बुक में भी दिया हुआ है। एक मिस्टर ए है। मिस्टर ए के पास एक बहुत बड़ी लैंड है। एक बिल्डर आया, वो बोलता है जी एक बहुत बड़ा इसके ऊपर मॉल बनाएंगे, मॉल के ऊपर शानदार भाई दुकानें बनेंगी, ऐसे ऐसे बच्चों के गेम्स हुआ करेंगे, एंटरटेनमेंट के ये यहां पर साधन होंगे, ये मॉल में बहुत फुटफॉल होगा, बड़ी अच्छी कमाई होगी, 300 दुकानें बनेंगी इसके अंदर, किराए की आमदनी आएगी। इस बंदे ने कहा जगह तो मेरी है। बिल्डर कहता है कोई बात नहीं बनाऊंगा मैं। बंदा कहता है मेरा क्या? कहता है ये बंदा कि बिल्डर कहता है, ये बिल्डर इस बंदे को जो भी इस मॉल बनने के बाद, जो भी ये मॉल बनेगा, मॉल बनने के बाद इस मॉल में 25% तेरी हिस्सेदारी, 75% मेरा, क्योंकि इसको बनाने की कीमत बहुत ज्यादा है, तेरी लैंड से कहीं ज्यादा इसको बनाने की कीमत है। मॉल बनेगा, मॉल आसानी से नहीं बनता फ्रेंड्स, बहुत पैसा लगता है, राइट। तो 25% मिस्टर ए को बोला लैंड के नाम का तेरा, 25%, 75% मेरा। ये क्या है? स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। ये सारे एग्रीमेंट फ्रेंड्स स्पेसिफाइड एग्रीमेंट है। इन्हीं एग्रीमेंट्स की बात की जा रही है। अब इसके अंदर कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे होगी? इसी एग्जांपल को ले लो जो सामने है आपके। मान लो जब ये मॉल, मान लो ये लैंड मिस्टर ए ने कभी खरीदी थी, कितने की जी? 50 लाख रुपए की। 50 लाख की उसने ये लैंड खरीदी थी। अब इस लैंड को इसने क्या किया? मिस्टर बी को दे दिया बनाने के लिए, कि जब ये बन जाएगा इस मॉल में 25% मेरा हिस्सा होगा। तो रूल यहां पर ये बोलता है जी, इसका जब कंप्लीशन होगा, जो कंप्लीशन होगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट जिस दिन मिलेगा उस दिन हम इसको कंप्लीशन मान लेंगे। मान लो इसका कंप्लीशन हो गया 15/7/25 को, 15/7/25 को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला इस मॉल का। तो लॉ बोलता है जी 15/7/25 हम ये मान लेंगे कि ये मॉल कंप्लीट हो चुका है। और जिस दिन कंप्लीट होगा, इस कंप्लीशन पे इसकी वैल्यू निकलवा लो, इसकी वैल्यू निकलवा लो। इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू निकलवाई गई जी 10 करोड़। इस मॉल की वैल्यू 10 करोड़ रुपए निकल के आ गई। वो कहते हैं बस इसी 10 करोड़ में 25% तुम्हारा है, तो तुम्हारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 10 CR इंटू 25%। कब? जिस दिन भी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा,
उसी दिन कैपिटल गेन की कैलकुलेशन हो जाएगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जो भी कंप्लीशन के वाले दिन उसकी वैल्यू है वो वैल्यू निकाल लो। उसमें तुम्हारा हिस्सा कितना है? 25%। 10 करोड़ का 25% 2.5 करोड़। तुमने खरीदी कितने की? 50 लाख की। तुम्हारा कैपिटल गेन कितने का? 2 करोड़। अभी मैं इंडेक्सेशन को इग्नोर कर रहा हूं। यह तरीका है फ्रेंड्स, इन एग्रीमेंट में इस तरह से निकलेगा। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं एक बार। If an individual Hindu undivided family transfer land or building under a specified agreement, capital gain will be computed in the year when the certificate of completion for the project is issued. जिस दिन भी certificate of completion issue होगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जिस दिन भी इशू होगा, कह रहा है उस दिन कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होगी। द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन विल बी द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमारे एग्जांपल में 10 CR। However, if individual, और उसका शेयर जो है वो माना जाएगा, राइट। However, if individual HUF transfer the building to another person before completion, वो कह रहा है बनने से पहले ही उसने किसी और को दे दिया। मिस्टर ए ने बनने से पहले किसी और को दे दिया, कंप्लीशन हुआ ही नहीं, उससे पहले ही अपना 25% हिस्सा बेच के निकल गया। ठीक है, कह रहा है उस केस में क्या करेंगे? कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। जिस साल में उसने ट्रांसफर कर दिया, मान लो इसने 15 जुलाई 2025 का वेट ही नहीं किया, ये उससे पहले ही मान लो ये 15 अप्रैल, राइट, 15 अप्रैल 25 को ही इसको बेच के निकल गया, राइट। कितने में बेच दिया जी? 2 करोड़ में। कह रहा है 2 करोड़ में अपना हिस्सा बेच दिया। कह रहा है बस 15 अप्रैल को ही कैलकुलेशन कर दो। 15 अप्रैल को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 2 करोड़ माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी? 50 लाख। और अगर इंडेक्सेशन अप्लाई होना है तो 50 इंटू कब खरीदी और कब कर रहा है इंडेक्सेशन, राइट। तो कैलकुलेशन उसके हिसाब से हो जाएगी। चलो जी, राइट। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट फ्रेंड्स मैंने जो एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। मैंने बहुत डिटेल में बताया आपको, यहां बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, ये एग्जांपल फ्रेंड्स आपको खुद से करना है। और इसके बाद शुरू होती है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 सीरीज की। जो जो एग्जेम्पशन आपके कोर्स का पार्ट है इसके अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर सारी एग्जेम्पशन करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, एक क्लास फिर इसके ऊपर और लगेगी। जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो फिर उससे अगली क्लास में करेंगे। तो 2 क्लास कैपिटल गेन के ऊपर फ्रेंड्स और होनी है अपनी। ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास को क्लोज करेंगे। कुछ क्वेरी है तो मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करना, क्योंकि नोटिफिकेशन पे अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो फ्यूचर की मैं वीडियोस या फ्यूचर के जो लाइव अरेंज करूंगा उनके नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से आपके पास नहीं आएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी करना है, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक भी करना है। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को यहीं पर क्लोज करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।